हेलो बच्चों, एक बार आपका मेरे YouTube चैनल में पुनः हार्दिक स्वागत। बच्चों, आज जो मेरा टॉपिक है वो है वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बच्चों, स्पेक्ट्रम की खोज सर्वप्रथम न्यूटन ने सूर्य के प्रकाश के द्वारा सूर्य से जो है स्पेक्ट्रम प्राप्त किया। अब चूंकि आप जानते हैं कि सूर्य जो है एक श्वेत प्रकाश में, जो श्वेत प्रकाश होता है उसमें 7 रंग होते हैं। ठीक है, वो वर्ण विक्षेपण की घटना आप पढ़ेंगे, क्या आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। ठीक है, तो वर्ण विक्षेपण मतलब 7 रंगों का, सूर्य के प्रकाश का 7 रंगों में क्या होना, विभाजित हो जाना। श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजन, वो क्या कहलाएगा, वर्ण विक्षेपण। तो सूर्य का जो प्रकाश है, प्राय आपने देखा होगा कि सूर्य के प्रकाश में बैगनी से लेकर के लाल रंग तक सतत रूप से क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। ठीक है, बैगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो होती है 400 नैनोमीटर, और लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो होती है 780 नैनोमीटर। ठीक है, अब इसलिए इसको कहा गया है, जिसको हम देख सकते हैं विजिबल, मतलब हम इसको प्रयोग के माध्यम से भी देख सकते हैं। ठीक है, हम प्रिज्म की सहायता से प्रिज्म में श्वेत प्रकाश को डालेंगे तो 7 रंग हमें प्राप्त हो जाएगा, तो हम देख सकते हैं। इसको कहेंगे विजिबल स्पेक्ट्रम, दृश्य स्पेक्ट्रम, जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, इसी के वजह से देख सकते हैं, और ये क्या करता है, हमारी आंखों में क्या करता है, संवेदनाएं उत्पन्न करता है। ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी जो है न्यूटन के इस स्पेक्ट्रम की खोज के पश्चात, इसमें जो है आपने देखा, इसकी खोज के पश्चात भी देखा गया कि ये जो है, जो स्पेक्ट्रम है, ये लाल और बैगनी तक सीमित न रह करके लाल से ऊपर भी और लाल से नीचे भी क्या है, एक स्पेक्ट्रम है, जिसको लाल से ऊपर वाले को अवरक्त स्पेक्ट्रम और लाल से बैगनी से नीचे वाले को कहा गया है, क्या स्पेक्ट्रम है, वो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम। तो आइए देखते हैं। चूंकि आप जानते हैं बच्चों, सूर्य का जो प्रकाश है उसमें श्वेत प्रकाश में VI, V, G, Y, O, R, ये 7 कलर हैं। इसमें बैगनी से नीचे अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम, ठीक है, इसको शॉर्टकट में मैंने लिख दिया। और यहाँ पे जो है स्पेक्ट्रम होता है वो होता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम हो गया। ठीक है, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट जो स्पेक्ट्रम है ये अदृश्य स्पेक्ट्रम है, इसको हम नहीं देख सकते हैं। लेकिन ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, ये V वॉयलेट बैगनी से लेकर के R तक, ये है आपका दृश्य स्पेक्ट्रम, जो हमारी आंखों में संवेदनाएं उत्पन्न करता है। ठीक है, इसके पश्चात खोज हुई एक्स रेज की, उसके बाद खोज हुई गामा रेज की। ठीक है, इंफ्रारेड से ऊपर जो है वेव, माइक्रोवेव्स, ठीक है, माइक्रोवेव्स के बाद रेडियो वेव्स। ठीक है, इनकी खोज हुई। अब हम देखेंगे ये जो पूरा जो टोटल संग्रह हो गया वैद्युत चुंबकीय की जो समस्त तरंगे हैं, उनका जो संग्रह हमने इस तरीके से कर लिया। तो इनको जो है हमने इनके परास के, तरंग दैर्ध्य के परास और आवृत्ति के परास के आधार पर मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कैटेगराइज किया गया। यदि हम बात करें, यदि हम आवृत्ति की बात करें, देखिए, माना वैद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति क्या है, N, ये जिसको हम V भी बोल सकते हैं, तथा आवृत्ति V होगी, तथा तरंग दैर्ध्य क्या है आपका, लैम्डा है। तो इनके बीच जो संबंध है न्यू इंटू लैम्डा, आवृत्ति गुणा गया तरंग दैर्ध्य इज इक्वल टू प्रकाश की चाल के बराबर है। क्योंकि जो वैद्युत चुंबकीय तरंगें हैं वो क्या होती हैं, जिन वैद्युत चुंबकीय तरंगें किसके समान होती हैं, प्रकाश की वैद्युत चुंबकीय तरंगें वही तरंगें कहलाती हैं जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो प्रकाश भी एक क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंग है, तो प्रकाश की चाल के बराबर। इसलिए आपका न्यू बराबर हो जाएगा C/λ। मतलब
जिस भी किरण की, जिस भी तरंग की आवृत्ति ज्यादा होगी तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं। एक सूत्र जो है, चूंकि आप देख रहे हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है, प्रकाश जो है छोटे कणों के रूप में, पैकेट्स के रूप में आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है। तो उसमें उसको हम कहते हैं फोटॉन। तो फोटॉन की जो एनर्जी होती है E बराबर एच न्यू, ठीक है। न्यू मीन्स आवृत्ति, तो इसको हम लिख सकते हैं एच न्यू की वैल्यू हो गई C अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो इस संबंध से हम एक चीज और प्राप्त कर सकते हैं, C अपॉन लैम्डा, मतलब जिसका जो है, जिसकी आवृत्ति ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। जिसका जो है तरंग दैर्ध्य कम होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इस संबंध से, इस सूत्र के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। तो बच्चों अब हम देखेंगे, अब सबसे ज्यादा यदि मैं आपको याद करने का तरीका बताऊं तो आप जो है ध्यान दीजिएगा। सबसे ज्यादा आवृत्ति हम इस तरीके से इस तीर के माध्यम से यदि दिखा रहे हैं तो सबसे ज्यादा आवृत्ति सबसे ज्यादा किसकी है, गामा किरण की, फिर एक्स किरण की, फिर अल्ट्रा वायलेट। ये अवरोही क्रम होगा, घटता हुआ क्रम। सबसे ज्यादा गामा किरण की आवृत्ति हुई, फिर एक्स रेज की, फिर अल्ट्रा वायलेट रेज की, इस प्रकार से घटते जा रहा है, ठीक है। ये आवृत्ति होगी। दूसरा जो है भेदन क्षमता, भेदन क्षमता जो है स्कैटरिंग पावर। जो स्कैटरिंग पावर है वो भी किसकी ज्यादा है, गामा रेज की ज्यादा है। ये भी अवरोही क्रम है, सबसे ज्यादा गामा की, फिर एक्स की, फिर जो है अल्ट्रावायलेट रीजन की, फिर इस तरीके से, ठीक है। फिर तीसरी चीज हमारे पास है एनर्जी, ऊर्जा। सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी है, गामा किरण की, फिर एक्स किरण की, फिर अल्ट्रावायलेट। मतलब ये भी जो है अवरोही क्रम। समझ में आ रहा होगा आपको। तो यदि हम कैटेगराइज कर सकते हैं तो ये सूत्र भी हमारे पास दिया गया था, सूत्र के माध्यम से भी हम बता सकते हैं, ठीक है। अगला जो है हमारे पास वेवलेंथ। यदि हम बोले सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है तो हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। तो वेवलेंथ ये जो है, ये कौन सा क्रम, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा, आपका जो है रेडियो वेव्स का, फिर जो है माइक्रोवेव्स का, फिर इंफ्रारेड का, ये जो है। और सबसे कम किसका हो जाएगा वेवलेंथ, गामा रेज की। तो बच्चों इस तरीके से, क्योंकि गामा जो है लघु तरंगे हैं, लघु परास की जो है तरंगे हैं, और जो है रेडियो तरंगे हैं दीर्घ परास वाली जो है तरंगे हैं, ठीक है। तो हमने जो है इनको, इन वैद्युत चुंबकीय तरंगों को किसके आधार पे, इनके तरंग दैर्ध्य के परास के आधार पे और आवृत्ति के परास के आधार पे इनको कैटेगराइज किया है। आप इनको देखिएगा, ठीक है। तो बच्चों हम कह सकते हैं इस चित्र के माध्यम से, ये तरंग, ये हो गया आपका तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य। वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी है, तरंग दैर्ध्य। अब तरंग दैर्ध्य की डिफाइन, तरंग दैर्ध्य आपको पता ही है कि किससे, जब एक तरंग को पूरा करने में, मतलब तरंग जब चलती है, जब ये जो तरंगें चल रही वैद्युत चुंबकीय तरंगें, ये जो है दोनों ओर जो है, ये वैद्युत क्षेत्र है और ये जो है चुंबकीय क्षेत्र है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे वैद्युत क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश, एक दूसरे, ये वैद्युत क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र, एक दूसरे के लंबवत और तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एक कंपन करते हुए आगे की ओर बढ़ रही है। तो बोलने का मतलब वैद्युत चुंबकीय तरंग ये हैं। तो एक तरंग कंप्लीट करने के लिए यहां से शुरू किया और यहां कंप्लीट हुआ, तो इस दूरी को आप क्या कहेंगे, लैम्डा। क्या कहेंगे, लैम्डा। ये वाली डिस्टेंस हमारी क्या होगी, तरंग, ठीक है। एक तरंग को पूरा करने में चली गई जो दूरी होगी वो तरंग दैर्ध्य होगी, ठीक है, ठीक है। और आवृत्ति हो जाएगी 1 सेकंड में तरंगों की संख्या, ये इसकी क्या हो जाएगी, आवृत्ति हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों अब हम जो है कैटेगराइज करते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगों को, उनके अति सूक्ष्म तरंगों तथा दीर्घ तरंगों को किसके आधार पे, उसके तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के परास के आधार पे। तो क्रम संख्या 1 देखेंगे, यह तरंग का नाम, उसके बाद जो है हमारे पास है तरंग दैर्ध्य का परास, ये हो जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम बराबर हो जाएगा 10⁻⁻⁻
10 मीटर, और 1 नैनोमीटर बराबर हो जाएगा 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है, अब हमारा ये है तरंग दैर्ध्य का प्रास, आवृत्ति का प्रास। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम इसको दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले हम कैटेगराइज करते हैं सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी है। तो सबसे ज्यादा आवृत्ति होती है नंबर 1 गामा की, सबसे ज्यादा आवृत्ति होती है। दूसरी जो है उसके बाद किसकी होती है, गामा के बाद एक्सरे की। तीसरी होगी आपकी अल्ट्रा वायलेट रेज की। चौथी दृश्य प्रकाश। पांचवी आपके पास जो है दृश्य प्रकाश के बाद क्या हो गया, अवरक्त किरणें। ठीक है, दृश्य प्रकाश की किरणें होगी। उसके बाद जो है छठवां हमारे पास हो जाएगा सूक्ष्म किरणें, और अगला हो जाएगा सातवां जो है रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे, इनको देखेंगे तरंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अब देखेंगे गामा किरणों की आवृत्ति तरंग दैर्ध्य जो है कितना होता है। गामा किरणों की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे कम होती है, 10⁻³ एंगस्ट्रॉम से लेकर के 1 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, गामा किरणों की खोज किसने की, हेनरी बेकुरेल ने करी। ठीक है, और बेकुरेल ने खोज करी इसकी जो तरंग दैर्ध्य का परिसर है वो 10⁻³ एंगस्ट्रॉम से लेकर के 1 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, इसकी आवृत्ति होती है 3 × 10⁻21 हर्ट्ज से लेकर के 3 × 10⁻18 हर्ट्ज तक। ठीक है, जो गामा किरण है, गामा किरणों का जो उपयोग है वो उपयोग क्या है, नाभिक परमाणु की नाभिकों के अध्ययन के लिए तथा कैंसर की सेलों के इलाज के लिए। जो बीमारियां हैं मेडिकल साइंस के अंदर इसका उपयोग किया जाता है, और इसकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। भेदन क्षमता की बात करेंगे तो गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, दूसरा है बच्चों हमारे पास एक्सरे। एक्सरे की खोज जो है 1896 ईस्वी में, 1896-97 के बीच में प्रोफेसर रंजन ने की। प्रोफेसर रंजन ने एक्सरे की खोज की, और एक्सरे की खोज से ही 1901 में भौतिकी के क्षेत्र में प्रोफेसर रंजन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो भौतिकी के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक भी प्रोफेसर रंजन हैं, जिन्होंने एक्स किरणों की क्या करी, खोज करी। और एक्स किरणें क्या होती हैं, एक्स किरणें जो है इनकी ऊर्जा भी अधिक होती है। ठीक है, इनकी भेदन क्षमता भी होती है, किससे कम होती है, गामा किरणों से कम होती है। और इनका जो है 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉम तक क्या होता है, इनका 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉम तक इनकी जो है वेवलेंथ होती है। ठीक है, और इनकी जो आवृत्ति होती है बच्चों, इनकी आवृत्ति होती है 3 × 10⁻18 हर्ट्ज से लेकर के 3 × 10⁻16 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, और इनका एक्स किरणों का खोज जो है चिकित्सा विज्ञान में बहुत ज्यादा किया जाता है, इंजीनियरिंग के फील्ड में किया जाता है, कस्टम विभाग में किया जाता है, कस्टम के क्षेत्र में। ठीक है, तो एक्सरे चूंकि इनकी भेदन क्षमता भी होती है, चूंकि अब चिकित्सा के क्षेत्र में मांस जो है हमारी हड्डियां, यदि हड्डियों पे क्रैक हो जाता है तो इसका प्रयोग एक्स किरणें जो है शरीर के अंदर जो है गॉल ब्लैडर है या जो भी बीमारियां हैं उनका पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। यदि हड्डियां, चूंकि आप जान रहे हैं कि जो मांस है, मांस का घनत्व कम होता है, तो ये मांस को भेद लेती हैं लेकिन हड्डियों को नहीं भेद पाती हैं। ठीक है, यदि हड्डियां जहाँ पे क्रैक होंगी तो क्रैक होने के कारण उन हड्डियों के जहाँ पे क्रैक हो रखा है उन छिद्रों से वो एक्सरेज क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है, जिससे हम जो है एक्सरे, डॉक्टर हमें सलाह देता है, कोई भी यदि हम डॉक्टर के पास जाते हैं अब तो डॉक्टर क्या करता है,
एक्सरे की सलाह देता है। ठीक है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में इसका प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज जो है अगली है, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, किरणें हैं, और अल्ट्रावायलेट होती हैं 1 नैनोमीटर से लेकर के, इसका जो है, इसका जो प्रकाश होता है वो होता है आपका 10 नैनोमीटर से लेकर के, सॉरी 1 नैनोमीटर से नहीं, 10 नैनोमीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर तक होता है। ठीक है, और इसकी जो वेवलेंथ है वो 10 नैनोमीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर, और इसका जो प्रकाश होता है वो होता है 3 गुणा 10 की घात 16 हर्ट्ज से लेकर के 7.5 इंटू 10 की घात 14 हर्ट्ज तक। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से जो है इसकी क्या होती है, अल्ट्रावायलेट रेज जो है, अल्ट्रावायलेट जो है एक तो सूर्य के प्रकाश से हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है, और ये बहुत हानिकारक किरणें हैं। इनके लिए जो है वायुमंडल में हमारे पास जो है ओजोन लेयर होती है, और ओजोन जो सूर्य के प्रकाश से जो निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, ये जो है ओजोन लेयर में क्या होती है, छन करके नीचे पृथ्वी पर आती हैं। यदि डायरेक्ट, यदि ओजोन टेम्परेचर बढ़ेगा, ओजोन लेयर पे यदि छिद्र होता है, तो वो क्या कर रहा है, वो किरणें डायरेक्ट जीव जंतुओं के लिए क्या करती हैं, हानिकारक होती हैं। इससे जो है एलर्जी हो जाती है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो बोलने का मतलब है ये बहुत हानिकारक किरणें हैं। ठीक है, इसका उपयोग जो है, इसका उपयोग भी जो है विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज्यादा किया जाता है। अगला है आपका दृश्य प्रकाश। अब चूंकि मैंने कहा बच्चों, दृश्य प्रकाश जो है लाल बैगनी रंग से लाल रंग के बीच जो सतत रंग होते हैं सात, उसको कहा है, जिसको हम देख सकते हैं, जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करता है, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो 400 नैनोमीटर से लेकर के 780 नैनोमीटर तक इसकी वेवलेंथ होती है बच्चों। और इसका जो है, इसकी जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति का जो प्रकाश होता है वो 7.5 इंटू 10 की घात 14 से लेकर के 3.8 इंटू 10 की घात क्या हो जाएगा 14 तक। ठीक है, इसकी आवृत्ति होती है। उसके बाद जो है अवरक्त किरणें हैं। अवरक्त किरणें बच्चों, हमारे अवरक्त किरणों की जो वेवलेंथ होती है वो 780 नैनोमीटर से लेकर के 780 नैनोमीटर से लेकर के, तो जो है ये होती है 780 नैनोमीटर से लेकर के 1 नैनोमीटर तक। ठीक है, और इसकी जो आवृत्ति होती है 3.8 गुणा 10 की घात 14 से लेकर के 3 गुणा 10 की घात 11 हर्ट्ज तक। ये हर्ट्ज है, आवृत्ति का मतलब होता है हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज से लेकर के ये आवृत्ति होती है। ये अवरक्त किरणें हैं। ठीक है, ये अवरक्त किरणें और अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं, जो इस अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम और आउटडोर स्पेक्ट्रम, ये अदृश्य स्पेक्ट्रम है, ये दिखता नहीं है। ठीक है, अगला जो है सूक्ष्म तरंगें जो हैं ये हो जाएंगी 1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर से लेकर के जो होती हैं, वो इनका जो वेवलेंथ होती है 1 नैनोमीटर से लेकर के 1 मीटर तक, 1 मीटर तक। ठीक है, और इनका जो वेवलेंथ होती है 3 गुणा 10 की घात 11 हर्ट्ज से लेकर के 3 गुणा 10 की घात 8 हर्ट्ज तक जो प्रकाश की चाल होती है। यहाँ तक जो सूक्ष्म तरंगें उनकी आवृत्ति, जो सूक्ष्म तरंगें होती हैं उनकी जो है तरंग दैर्ध्य होती है 1 नैनोमीटर से 1 मीटर तक, और इनकी जो आवृत्ति होती है वो होती है 3 गुणा 10 की घात 11 हर्ट्ज से लेकर के 3 गुणा 10 की घात 8 हर्ट्ज तक। ठीक है, अब जो रेडियो तरंगें होती हैं बच्चों, ये रेडियो तरंगें जो हैं, आप रेडियो तरंगों की खोज मार्कोनी ने करी थी। किसने करी? मार्कोनी ने करी। और ये जो है तारों के मध्य जो है आवेश के संचरण के लिए, आवेश को तारों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, ये जो है बहुत क्रांतिकारी खोज हुई, जिसके कारण जो है हम जो है टीवी, टेलीविजन, रेडियो, काफी सारी चीजें हम देख पाते हैं। ठीक है, ये किसके उससे होती हैं? ये जो है रेडियो तरंगों से ही संभव हो पाता है। तो इसकी जो वेवलेंथ होती है वो वेवलेंथ होती है 0.3 मीटर से लेकर के 10 की घात 5 मीटर तक। इसकी जो 0.3 मीटर से लेकर के 10 की घात 5 मीटर तक इसकी वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है इनकी। ठीक है, और तभी जो है आकाश से तरंगें यहाँ पहुंच जा रही हैं। जो सिग्नल्स होते हैं आप देख रहे होंगे, टाटा स्काई आपने लगा रखे हैं। ठीक है, जो चैनल्स लगा रखे हैं, ठीक है,
उनसे जो है जो सैटेलाइट लगा रखे हैं वहां से जो है तरंगें कहाँ पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं। ठीक है, तो इनकी जो वेवलेंथ ज्यादा होती है और इनका जो है इनकी जो आवृत्ति होती है 3 × 10⁸ प्रकाश के वेग से लेकर के इनकी आवृत्ति प्रकाश से लेकर के 3 × 10⁸ हर्ट्ज से लेकर के कहाँ तक ये होती हैं 5 × 10⁵ हर्ट्ज तक इनकी जो है क्या होती है आवृत्ति होती है। तो बच्चों ये जो है ये जो कलेक्शन है ये वैद्युत चुंबकीय तरंगों का जो हमने जो आवंटन किया है किसके आधार पे, तरंग दैर्घ्य के परास के आधार पे तथा आवृत्ति के परास के आधार पे। ठीक है, आवृत्ति को हमने न्यू कहा और ये क्या है लैम्डा। इसके आधार पे जो है आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको जो है डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यदि आपके समझ में ये टॉपिक आया हो इसको जो है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।